हेलो दोस्तों। तो आज है हमारा 100 दिन नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के का 5वां दिन। अभी तक हमने हमारे 3 चैप्टर पूर्ण कर लिए, जिसमें से 2 मानसिक योग्यता के, एक हमारा मैथ्स का है। आज हमारा मैथ्स का दूसरा चैप्टर। हम एक मैथ्स का चैप्टर कर रहे हैं और एक मानसिक योग्यता डायग्राम का कर रहे हैं। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एंड होल नंबर। देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर हम यदि देखें क्वेश्चन का, तो किसी ईयर 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, व किसी ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, किसी ईयर 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, व किसी ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी हमको ये चैप्टर करना है, तो चलिए हम चैप्टर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था हमने? प्राकृतिक संख्याओं के अलावा पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, हमने ये सब पढ़ा था। और इसके हमने क्या करे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। आज हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 2 से लेके इसे अनंत तक होती है। संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल सदैव पूर्ण संख्या। यदि हम इसमें 0 को भी यदि शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब ये बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा, उनका अंतर और डिवाइड नहीं पूर्ण हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्या क्या है? ये सभी पूर्ण संख्या है। 1 2, यदि हम इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या दशमलव में आ रही? क्या नहीं आ रही, दशमलव अपूर्ण संख्या हो जाती है। दशमलव क्या हो जाती है, अपूर्ण संख्या। तो ऐसे ही 2 का प्लस हम 4 में करेंगे, 2 पूर्ण संख्या है तो ये क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। 2, तो ये कहना क्या चाहता है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्ण संख्या होगा, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसका भागफल सदैव पूर्ण। तो भागफल क्या होता है, जैसे मैंने 5 एक पूर्ण संख्या और 2 का डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, बचा क्या, 1। ठीक है, बचा 1। अब हमको 1 में डिवाइड नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम भागनात की शून्य लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो देखो ये अपूर्ण संख्या आ गई ना, इसका भागफल क्या आ गया, अपूर्ण संख्या आ गया। इसका भागफल क्या आ गया, अपूर्ण संख्या आ गया। इसलिए ये भी सही है। ये क्या बता रहा है कि उसका जरूरी नहीं है कि भागफल क्या है, सदैव पूर्ण संख्या, जरूरी नहीं है। यदि हम 4 में डिवाइड करेंगे 2 का तो 2 2 जा 4 भी आ सकता है, ये पूर्ण संख्या हो गई, है ना। तो ये अपूर्ण संख्या हो गई। तो उसका कहने का मतलब उसका योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है हमेशा। आवश्यक नहीं है कि वह भागफल उसका सदैव पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब देखिए, एक है आधारभूत संक्रियाएं। इसमें सेकंड क्या है, आधारभूत संक्रियाएं क्या होती है। संख्याओं का में 4 आधारभूत संख्याएं लागू होती है। ये संख्या होती है जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। क्या क्या होती है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव। देखिए, मैथ्स करने के लिए हमको चार चीज़ हमको बहुत ज़रूरी होती है। ये तो मैथ्स के ऑब्जेक्ट है कि मैथ्स के लिए हमको 4 चीज़ कौन कौन सी ज़रूरी होती है, प्लस, माइनस, भाग, गुना। इसी को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, आधारभूत संक्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत संक्रिया। आधारभूत संख्याएं यहाँ क्या बोलते हैं, 4 फंडामेंटल। ये हमारे मेन सबसे ज़रूरी फंडामेंटल है, जो मैथ्स के लिए ज़रूरी है। कितना ही बड़ा मैथ्स उसमें प्लस, माइनस, डिवाइड या इनटू होता है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, आपको दिख रहा होगा। मोहन के पास एक किताब की अलमारी है जिसमें 132 किताबें हैं। उसने 132 किताबें हैं, उसने 27 किताबें सोहन को दी, तो अब अलमारी में कितनी किताबें बची? तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अलमारी में कुल कितने किताबें कितनी होती है, 132 होती है। सोहन को दी गई किताबें कितनी होती है, कितनी किताबें दी, 27। तो इसको माइनस कर देंगे, शेष कितनी बची है, तो कितना बची है, 105। तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद करना। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब योग लिखा है, योग
योगफल। इसमें क्या करना है, जोड़ना। तो इसमें क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। जब शेष आए, शेष, अंतर, इसमें क्या करना है आपको, घटाना, माइनस। क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। ठीक है, इसका आंसर माइनस होता है। इसमें योग योगफल जोड़ने में क्या आता है, प्लस आता है। उसके बाद भाग, भागफल, ये क्या होता है, भाग देना होता है। और एक होता है गुना, गुणज, गुणन, इसका मतलब होता है इंटू करना। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए इसने पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम बताया, जिसे मैंने आपको बताया था कि यदि हम दो पूर्ण संख्या प्लस करेंगे तो उनका योग भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, और उनका गुणनफल भी क्या होगी, पूर्ण संख्या। तो नियम बताया a प्लस बी तो पूर्ण संख्या, ये इकाई का संभारक नियम है, तो योग का संभारक नियम है। a इंटू बी पूर्ण संख्या होगी, हम किसी भी संख्या का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, गुना का संभारक नियम होता ही है ना। इसका आंसर भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या। और a प्लस बी यदि हम कोई दो पूर्ण संख्याओं का प्लस करेंगे, जिसमें मैंने अभी बताया था 2 + 4, तो इसका मतलब भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगी। इसका आंसर भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगी। तो ये कौन सा नियम है, योग का संभारक नियम। ठीक है, देखिए इसमें आगे जोड़ के संभारक नियम दिखाया गया है, गुना के संभारक नियम दिखाया गया है कि 3 + 4 करेंगे, 3 और 4 एक पूर्ण संख्या है, तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे इंटू भी कहीं ने गुना का संभारक नियम भी, तो दो संख्याओं का गुना किया है, जो दो पूर्ण संख्याओं का गुना किया है, तो क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगी। तो अब आएगा क्रम विनिमय नियम, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि a तथा b दो पूर्ण संख्या हो, तो देखो a पहले लिख के और b बाद में लिख के प्लस करें, तो इसका आंसर b पहले लिखो या a, बात बराबर है। जैसे 2 + 4 करोगे तो भी 6 आएगा, 4 + 2 करोगे तो भी 6 आएगा, जब ये पूर्ण संख्या हो, जब ऐसा होता है। ठीक है, माइनस में ये चीज़ें बदल जाती है, आपको पता है। माइनस में आगे 2 कर दोगे, पीछे 4 कर दोगे तो माइनस होगा क्या, नहीं, -2 में आंसर आ जाता है। देख 2 - 4 करते तो इसका आंसर क्या आएगा, -2, और 4 - 2 करते तो इसका क्या आंसर आता है, +2 आता है। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण संख्याओं का नियम प्लस और इंटू पे ही लागू होता है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि गुना का क्रम भी नियम भी क्या होता है, a इंटू बी करो या b इंटू a, इसका आंसर सेम ही आएगा। उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आता है सहचर नियम। यदि इस नियम के अनुसार यदि a, b, c पूर्ण संख्याएं हैं, a + b + c या a + b + c, तो ये क्या है, योग का सहचर नियम है। a इंटू बी इंटू सी या a इंटू बी इंटू बाहर कर दिया c कोष्ठक के बाहर, तो भी ये क्या है, गुना का सहचर नियम। सेम ऐसे ही ये देखो 2 + 3 5 + 5 10, इधर भी देखो 2 + 3 5 5 + 10, इसका नियम क्या है, सेम ही है। इधर भी देखो मल्टीप्लाई वाला भी। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, गुना के सहचर नियम, और ये कौन सा होगा, जोड़ का सहचर नियम। अब देखिए हम अब पढ़ेंगे शून्य के गुण। काय के पढ़ेंगे, शून्य के गुण। शून्य के गुण क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का 0 से यदि हम गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे, ये नोट कर लेना, 0 से गुना करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, या आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे मैं 4 × 0 करूँगा तो भी 0 आएगा, कुछ भी कर लूँ, बड़ी से बड़ी 235 × 0 करूँगा तो भी 0 आएगा। कितनी बड़ी संख्या, आप जिससे क्वेश्चन के साथ 4 × 5 × 10 × 20 × 0 20 × 0 × 5 × 3 × 2, इसका आंसर क्या होगा, वो ऐसा पूछते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 0 0 का, फिर इसमें करूँगा तो 0 0 का, इसमें करूँगा तो 0, फिर 0 का इसमें 20 में करूँगा तो 0 आ जाएगा, फिर
10 में करूँगा तो भी 0 आएगा, 5 में करूँगा तो भी 0 आ जाएगा, और 4 में करूँगा तो भी 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखते ही आपको समझ में आए कि जहाँ भी 0 लिखा है इनटू में, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये क्या है, शून्य के गुण है, ठीक है। एक ये है कि यदि किसी संख्या की कोई घात है 0 है, किसी भी संख्या की कोई घात क्या है 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, वो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो। जैसे किसी भी संख्या के ऊपर हम 0 की घात लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मैंने 25 के ऊपर 0 की घात लगी तो भी 1 आएगा। देखो घात का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 25 के ऊपर 1 लिखा तो इसका मतलब होता है 25। यदि 25 के ऊपर यदि मैंने 2 लिखा, मतलब 25 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 25 के ऊपर यदि मैंने 3 लिखा तो 25 का मुझे क्या करना है, 3 बार गुना करना है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं 25 के ऊपर 0 लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। किसी भी डिजिट, बड़ी हो या छोटी हो, मैं कितनी 3-4 डिजिट का भी ले लूँ और उसके ऊपर 0 की घात लगेगी तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो यदि इसके ऊपर यदि मैंने 1 की घात लगा दी तो क्या आएगा, ये सेम आता है। तो 0 का ये नियम बोलता है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात रहती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता डिवाइजिबिलिटी कहते हैं। क्या होता है, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, 0 प्राप्त होता है, तब वह संख्या क्या होती है, पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को क्या बोलते हैं, विभाज्यता। कैसे, तो देखो कैसे, जैसे मैंने 10 लिखा है, 10 में यदि 2 का भाग दूंगा मैं तो लो 2 एकम 2 1 2 2 2 4 2 3 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 5 10 2 5 10, तो 10 आ गया। 10 में 10 माइनस करूँगा तो क्या, शेषफल क्या आ गया, 0। ये संख्या दूसरी, ये संख्या दूसरी है, इसका भागफल क्या आया, इसको हम बोलते हैं भागफल। ये क्या आ जाता है, शेषफल, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, शेषफल। तो जब शेषफल 0 आता है आपका तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। हमने कल अभाज्य संख्या पढ़ी थी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें या तो खुद का भाग जाए, खुद का जाएगा, या 1 का भाग जाएगा। जिसे मैंने बोला था आप 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 3 में या तो 1 का डिवाइड जाएगा या 3 का डिवाइड जाएगा, उसके अलावा कोई सी डिजिट का जाएगा क्या, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, 2 से विभाज्य। अब देखो इसमें भी नियम है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 9 का, 10 का, 11 का, 15 का, 13 का, 13 का, ऐसे नियम है 13 तक शायद इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हर उसके नियम है, आपको बड़ी से बड़ी डिजिट दे देंगे तो आपको पता लग जाएगा 2 से डिवाइड जाएगा कि 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा। सबसे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और शेषफल, ठीक है। भाज्य क्या कहलाता है, ये कहलाता है, एक बार मैं तुमको बता देता हूँ। इधर हमने 10 में डिवाइड किया था, 2 का 5 टाइम गया था, इसमें 10 आया 0, तो इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल। जो भाग देने पर हमको फल मिला इसको बोलते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक, ठीक है। देखो इसको निकालने का भी हमको एक नियम है, क्या है, इसको निकालने का भी एक नियम है, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। जैसे आपको अभी क्वेश्चन करेंगे जब पता लगेगा कि आपको भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो भाज्य क्या होगा ये पूछा है। यदि आपको भाज्य नहीं पता, भाज्य क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो हम भाजक लिखेंगे, भाजक क्या है हमारा 2 है, भागफल क्या है हमारा 5 है, प्लस शेषफल क्या है हमारा 0। 2 पंजे 10, 2 5 10 प्लस 0 कितना होगा, 10 होगा। तो हमारा भाज्य कितना आ गया, 10 आ गया।
तो हमारा भाज्य कितना था 10 है, भाज्य हमारा 10 है। ऐसे ही यदि हमको भाज्य ये पता है और भागफल नहीं पता तो हम तो भी निकाल लेंगे। तो भाज्य हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो भाजक हमारा 2 है, हमको भागफल याद करना है, भागफल हमको याद नहीं है तो हमने उसको जगह भागफल लिख दिया प्लस 0, भाज्य कितना है 10। ठीक है, तो हम पहले 2 और 0 को प्लस करें तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो क्या है 2 इंटू भागफल। 2 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में चले जाएगा, इकाई में चले जाएगा भाग में, क्योंकि जो इंटू में होता है वो डिवाइड में चल जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में चल जाता है, जो माइनस में होता है प्लस में चल जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो इंटू में चले जाता है जब हम पक्षांतर करते हैं तो। ठीक है, इधर आ जाएगा भागफल बचा, तो 2 बन जाए, 2 2 5 जाए 10, तो वहाँ भागफल कितना आ गया 5 आ गया भागफल हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन चेक करने की विधि है। ठीक है, भागफल हमारा कितना आ गया 5 आ गया, भागफल हमारा कितना था 5 था। तो ये फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लेना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आगे के आपको चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अब पढ़ेंगे 2 का नियम, 2 से विभाज्यता, काई का 2 का नियम। 2 से कोई भी डिजिट हमको दे दी तो वो 2 से भाग जाएगी कि नहीं ये देखेंगे, विभाज्यता। देखिए 2 से भाग विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, हम इसको कैसे चेक करते हैं कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। देखो इकाई अंक क्या होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, इकाई या वंश अंक क्या होता है, लास्ट वाला अंक होता है। लास्ट अंक यदि हमारा इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 होगा तो वो क्या होगा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, जिसे मैंने लिख लिया 18। 18 का इकाई अंक क्या है हमारा 8 है, इसमें 8 लिखा है। अब इसमें 2 से मैं भाग करूँगा, 2 का टेबल लो, 2 एकम 2 2 4 2 3 6 2 चुको 8 2 5 10 2 छंग 12 2 80 14 2 8 16 2 9 18, 2 9 जा 18। 18 को 18 में से माइनस किया तो 0। देखो 0 आ गया, मतलब ये पूर्णतः विभाजित है। पहला तो पूर्णतः क्या है विभाजित है हमारा। ठीक है, 2 से विभाज्य का नियम क्या है, यदि लास्ट में 0 2 4 6 आएगा तो हमारा ये क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब देखो इसमें एक एग्जांपल भी दिया 998, कितनी बड़ी संख्या और लास्ट में 0, ये जिसे 8 लिखा है ना उसकी जगह क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये क्या होगा 2 से पूर्णतः भाग चले जाएगा। तो देखो संख्या 9 9 8 में इकाई अंक 8 है, तो अतः 2 से पूर्णतः विभाज्य, ये हो गया 2 का नियम। ये सब नोट कर लेना, अभी आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। अब आता है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे इन्हें लिखे 943, 9 3 का नियम क्या है, 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगा तो वह संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो क्या है संख्या, देखिए इसने 954 लिखा है, तो हम जोड़ें इसको, तो जोड़ेंगे इसे 9 + 5 + 4, 5 और 4 9 9 9 18 हमारा आया। तो 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। हम डिवाइड करते देख लेते हैं कि इसका योग 18 से डिवाइड जाएगा कि 3 से डिवाइड जाएगा कि उसने लिखा 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए उसका योग, तो हमने अंकों का योग निकाला कितना 18 हुआ। अब 3 से डिवाइड करके देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना होगा 18 हो गया, मतलब 0 आया हमारा। 18 में से 18 माइनस जाएगा तो क्या आएगा 0, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 में कितनी बड़ी डिजिट हो हमको क्या करना, उन अंकों का योग करना है। यदि उन अंकों का योग क्या आ रहा है 3 से डिवाइड जा रहा,
यदि ऐसी अंक भी लिखे तो इसको 8 और एक 9 को फिर जोड़ लो, 8 और एक को फिर जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो ना, क्योंकि बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है तो 2 या 3 अंक की आ जाती है, तो उसको वापस से जोड़ लो। यदि वो 3 के टेबल में आ रही है वो संख्या या 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब वो पूरी संख्या को होगी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसी क्या का नियम है, 4 का नियम है। देखो 4 का नियम क्या बोलता है, 4 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, अथवा किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इसमें दिया है 4936 4 से पूर्णतः विभाज्य है अथवा नहीं है। देखो क्या लिखा, संख्या 4936 में अंतिम दो अंकों से 36 से बनी संख्या में 36 है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य। जो 36 है उसमें 4 का पूरा भाग जाता है, 4 का पहाड़ा लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छः 12, 4 छः 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में 11, मतलब ये पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, डिवाइड चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट अंक में ऐसी संख्या, लास्ट 2 अंक में क्या है, ऐसी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 4 में क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है, 3 में क्या देखना है, तीनों अंक प्लस करना है, 2 में क्या देखना है और लास्ट में 0 2 4 6 8 देखना है। फिर आती है हमारा 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य क्या होता है, कोई भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए तो 5 से चल जाएगा। सबसे ईजी नियम है, किसी भी संख्या के अंक लास्ट में क्या चाहिए, 0 या 5। इसमें लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब ये क्या चल जाएगा, 5 से डिवाइड चले जाएगा। यदि इसके लास्ट में क्या होता है, 0 होता तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड चले जाएगा। ठीक है, तो वो 6 का नियम, अब क्या है, 6 से विभाज्य कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। और अब 6 का नियम क्या बोलता है, 6 का नियम, जो संख्या क्या है 2 वाले नियम से और 3 वाले नियम से पूर्णतः सहमत हो, इसमें दोनों का नियम लगना चाहिए। अब एक संख्या दी है 744, तो 2 का नियम पहले हम चेक करेंगे। तो 2 के नियम में क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 आना चाहिए या 8 आना चाहिए, तो वो 2 से क्या है, पूर्णतः डिवाइड है। इसमें लास्ट में क्या 4 आ रहा, मतलब ये 2 से डिवाइड है। 3 का नियम क्या बोलता है, 3 का नियम सबको प्लस करो, तो 7 + 4 + 4 4 4 8 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 में 3 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। ठीक है, ये 3 का नियम है और ये 2 का नियम है, मतलब ये संख्या क्या है, पूरी 744 6 से डिवाइड चले जाएगी। इसमें कौन कौन सा नियम लगता है, 2 और 3 का। कौन कौन सा नियम लगता है इसमें, 2 और 3 का। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें यदि 2 वाला नियम लग जाता है और 3 वाला नियम लग जाता है, मतलब इसमें 6 का डिवाइड हो जाएगा। अब आता है 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है, 7 से विभाजित कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों को से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य। यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम दो अंक जैसे इसमें 229 लिखा है को दोगुना करके 29 को दोगुना कर दो करके शेष अंकों से बनी संख्या, जो शेष अंक बचे बनी संख्या में से घटाने, उनमें से घटा दो, प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। जिसे इन्होंने दिया है अंतिम अंक को बोला था हमने अंतिम अंक 2 अंक पढ़ लिया। जैसे इसमें दिया है 2400, क्या दिया है 2429। इसमें क्या है नियम, अंतिम अंक को दोगुना कर दो, अंतिम अंक क्या हो जाता है, 18 हो जाता है हमारा। ठीक है, अंतिम अंक हमारा क्या होगा, 18 हो गया। अब 242 में से 18 घटा दो, क्या बचता है, इसमें माइनस करेंगे तो क्यूबल लेंगे इधर, एक तो कितना होगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 224। क्या है 224 में 7 का भाग यदि जा रहा है तो वो पूरी संख्या में 7 का भाग चले जाएगा। हम इसको बार बार इसको क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 क्या होता है 21 होता है। इसको
इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचा, 4 को नीचे लेंगे कितना होगा 14, 7 दूनी 14, 14 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब ये पूर्णतः डिवाइड है। क्या कहता है इसका नियम, लास्ट के अंक को, 7 का नियम है, इकाई का है 7 का नियम, लास्ट के अंक को 2 गुना कर दो, ठीक है, लास्ट के 2 गुना करके आगे के जो भी अंक बचे उसमें से क्या है उसको माइनस कर दो। ये हम बार बार प्रक्रिया दोहरा भी सकते हैं, बड़ी संख्या आती है तो इसका आंसर आया 224। तो 224 में हमको फिर 7 का भाग देना है, 7 का भाग देने पर यदि इसका पूर्णतः भाग जा रहा मतलब लास्ट में 0 बच रहा, मतलब ये पूरी संख्या 4 अंकों क्या है पूर्णतः 7 से डिवाइड जाएगी, ठीक है। ये हो गया 7 का नियम। सात का नियम एक को दे देखो, साथ ही जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार या 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जो 6 यदि 6 बार आता है, 12 बार आता है या 18 बार आता है, 6 मैंने 6 लिख दिया 8 बार, जैसे 6 लिख दिया मैंने 6 बार, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, यह 7 से डिवाइड होगी, ये नियम है। या इसको मैंने 12 बार लिख दिया तो भी ये 7 से डिवाइड होगी, या 18 बार लिख दिया तो भी 6 से डिवाइड होगी, इसका नियम। और ये 6 के गुणज में होना चाहिए, जैसे 6 लिखा 6 ऐसा नहीं कि 3 3 3 होना चाहिए, क्या 6 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं बड़े बड़े। अब आता है 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है 8 से विभाज्य, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 के नियम जैसा ये, 4 के नियम में क्या होता था, लास्ट के 2 अंक यदि 0 हो या लास्ट के 2 अंक में डिवाइड जा रहा हो तो वो संख्या क्या होती थी 4 से डिवाइड चल जाती थी। 8 का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 3 अंक में 0 हो, लास्ट के 3 अंक में जैसे यहाँ 0 है या लास्ट के 3 अंक जैसे 872 लिखा, इसमें 8 का भाग जा रहा है तो आपका ये संख्या क्या है 8 से डिवाइड पूर्णतः होगी। देखिए 3 अंकों से बनी संख्या 872 जो 8 से पूर्णतः विभाज्य आता है, यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य कोई भी संख्या 9 से पूर्ण, चलो 8 का नियम हो गया, ठीक है। 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम 3 अंक देखते हो उसमें यदि 8 से पूर्णतः भाग जाता है तो बस पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। या लास्ट के 3 अंक में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो वह 8 से पूर्णतः भाग चले जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनने लिख दिया भाई 14 ऐसे लिख दिया। अब इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो क्या पता। अब या तो उसको ऐसा कर लो लास्ट के 3 अंक में भाग करके रखो, लास्ट के 3 अंक तो क्या है 0 है तो इसमें भाग जाएगा, नहीं तो क्या है लास्ट के 3 अंक 0 है मतलब उसमें 8 का भाग चले जाएगा। यदि 14 800 200 लिख दिया तो इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम 200 में 8 का भाग दे के देखेंगे कि इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। जब पता लगेगा कि इसमें 8 का भाग हमारा पूर्णतः जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। 8 का नियम हो गया। उसके बाद 9 का नियम आता है, 9 से विभाज्य का कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सेम 3 वाला नियम है, सेम कौन सा है 3 वाला नियम है कि सबको प्लस करना है, सबको प्लस करने पे यदि वह संख्या 9 से भाग जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि वह पूरी संख्या क्या है 9 से भाग जाएगी। जैसे 4104 लिखा है 4104, इनको प्लस किया तो हमारा क्या है 9। अब 9 से भाग देंगे हम तो क्या होगा इसमें 0 आएगा, मतलब ये पूरी संख्या क्या आएगी 9 से भाग चल जाएगी। 10 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 10 के विभाज्य का सिंपल नियम होता है 10 से भाग जाएगी कितनी संख्या लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कोई भी अंक के लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब उसमें 10 का पूरी तरीके से भाग चले जाएगा, ठीक है। देखो 11 से विभाज्य का नियम क्या है, 11 से विभाज्य का नियम है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर यदि स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति सम हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। उन्हें ये क्या बोलते हैं ये डिजिट दिए 13,574 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके विषम अंक के अंकों का योगफल, विषम अंक कौन कौन से 1 3 5, कौन कौन से 1 5 4 है, ठीक है। 1 3 5 मतलब पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, 7वें नंबर का, ये विषम अंक है, विषम स्थान है हमारे, तो उनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने प्लस किया तो कितना है इसका आंसर 10।
अब सम अंक कौन सा हो जाएगा, दूसरा चौथा छठवां ऐसा है, तो दूसरा और चौथा दो ही है इसमें, तो 7 और 3 क्या होगा 10 हो गया, इसलिए इसका अंतर क्या होगा। अब दोनों को प्लस करके क्या करना है हमको, माइनस करना है, तो दोनों को प्लस करके माइनस किया तो क्या आएगा, इसका भी हमारा प्लस क्या आया था 10 आया, तो इसका भी क्या आया था 10, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस पर लिखा था कि या तो 0 आए या 11 आए तो वह अंक क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे मैं वापस आपको समझाता, 13,574, तो पहले नंबर का ये विषम अंक होता है, तीसरे का भी विषम होगा, पाँचवें का भी होगा, सातवें का भी होगा, ऐसे ही विषम अंक। तो विषम अंक कौन कौन से हो गए, 1, 5, 4, जो विषम स्थान पे, हमने विषम अंक नहीं लिखे, क्या है जो विषम स्थान पे, ठीक है। तो 1 + 5 + 4, इसका प्लस करेंगे तो 10 आ गया। अब सम अंक कौन कौन से, सम स्थान पे अंक कौन कौन से हो गए, 3 और 7, दूसरे और चौथे नंबर क्या है सम है, तो 3 + 7, ये भी 10 हो गए। देखो इन दोनों को आपस में माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करने पर या तो 11 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, तो ये क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें क्या आ रहा, 0 आ रहा, मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो हमारे ये नियम उन सभी खत्म हो चुके हैं। अब हम कल PYQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, इन्हीं नियमों के आधार पर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। धन्यवाद। अभी आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो 100 दिन की इस क्लास में आप सिलेक्शन पाइए। धन्यवाद।